नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एशियाई बाजारों की चाल कैसी दिख रही है और साथ ही साथ आपको अहम खबरों वाले शेयर्स, मार्केट पर रणनीति और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में रणनीति और ब्रोकरेज हाउस के पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये सब आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे एशियन मार्केट से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो हल्की मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी एकदम सपाट कारोबार कर रहा है, थोड़ी देर पहले हरे निशान में था, इनफैक्ट हरे निशान में आने की कोशिश भी कर रहा है, तो एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन अगर बाकी इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त है। जापान के बाजार भी करीब 370 अंकों से ज्यादा की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी वैसे सपाट ही यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी की। लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों पर नजर डालें तो काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं वहां से। कल हमने अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी देखी। डाउ जोन्स में 80 अंकों की बढ़त देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे बंद हुए डाउ जोन्स के बाजार, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक देखेंगे तो अप्रैल 2022 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर ये क्लोजिंग देखने को मिली है। वजह थी जो महंगाई के आंकड़े आए, अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 3.1% के पास अनुमान था और अब 4% से घटकर 3% पर CPI महंगाई दर पहुंच चुका है। अगर मंथ और मंथ भी देखेंगे तो अनुमान से बेहतर आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब फेडरल बैंक यहाँ पर फेड की तरफ से जो लगातार कोशिश हो रही है कि ब्याज दरों में बढ़त के द्वारा यहाँ पर महंगाई को कम करने की, अब उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो चुका है और अब 3% पर यह आंकड़ा आ चुका है। फेड का जो लक्ष्य है वो 2% का है और ऐसे में इकोनॉमी के आंकड़े अगर दूसरे नंबर्स भी देखेंगे तो वो भी अपनी तरफ स्ट्रांग ही नजर आ रहे हैं। यानी कि बिना मंदी में जाते हुए यहाँ पर फेड महंगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। और इसी चीज को कल इसका असर कर हमने बाजार में भी देखा, तो शानदार वहां पर तेजी देखने को मिली। अब आज PPI के आंकड़े आएंगे जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और फेड ऑफिशियल्स की तरफ से फिर क्या बयान आ रहे हैं इन आंकड़ों को लेकर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। हम आपको बता दें 26 जुलाई को फेड की बैठक होगी और इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। जब ये आंकड़ा है, हमने देखा यूरोप के बाजारों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। डैक्स, फुटसी, वहां के सभी इंडेक्स में करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड्स 4% की नीचे आ चुके, वहां पर हल्की सॉफ्टनिंग देखी। डॉलर इंडेक्स अब 100 के पास आ चुके हैं और जिस तरह से अब ब्याज दरों को लेकर दिक्कतें थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, सोने में हमने उसका रिएक्शन देखा। सोने में अब तेजी बनी हुई है और कच्चा तेल भी अब $80 के पास कारोबार कर रहा है। अगर मई 2023 के बाद बात करें तो कच्चे तेल में हमने ये लेवल्स देखे हैं। तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि फेड का जो कदम है उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है काफी हद तक, और जल्द ही हम देखेंगे कि फेड ब्याज दरों में होल्ड करने का भी निर्णय वो लेते हुए दिखाई देंगे। अभी फिलहाल यही अनुमान किया जा रहा है और उस चीज को दुनिया भर के बाजार अब इस वक्त सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, यूरोप और अमेरिका के बाजार भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह की ओपनिंग देखने को मिले। आगे समझेंगे उसमें रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन एक बार FIs और DIs के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कैश मार्केट में FIs की बात करें तो 1242 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। DIIs ने कैश मार्केट में 436 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी का है लेकिन काफी छोटा आंकड़ा है ये, 70 करोड़ के आसपास का। और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 2591 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है FIs और DIs की तरफ से। तो ये कुछ आंकड़े हैं, अब इनको इसका एनालिसिस कैसे करें और आज के लिए FNO सेटअप कैसा नजर आ रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा जी। तो पिछले सेशन में देखेंगे तो निफ्टी ने वापस कोशिश की 19,500 को डिसिसिवली ब्रेक करके ऊपर जाने की, लेकिन सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा। निफ्टी में बिकवाली हुई और अपने पिछले सेशन के लो के भी नीचे आकर क्लोज हुआ। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी निफ्टी में 19,300 से 19,500 का जो रेंज है अभी 7वें सेशन में है वहाँ पर, तो ये बरकरार है। अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो निफ्टी में 19,300 पर पहला सपोर्ट आ रहा
है और उसके नीचे खिसका तो 19,200 पे सपोर्ट आ रहा है, जहां की एक गैप भी है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,520 का, जो कि रिकॉर्ड हाई के ही करीब है, और उसके ऊपर जाएगा तो 19,600 पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी हल्की बिकवाली दिखी है, हालांकि एकदम ही स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं दिया, हल्के हल्के से धीरे धीरे निफ्टी बैंक नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है 44,450 का, वहां से नीचे खिसका तो 44,150 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि है 45,000 का, और उसके ऊपर दूसरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा 45,350 का। थैंक यू अंश आपका ये लेवल्स बताने के लिए। तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं। कल हमने देखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आया। जैसा कि अंश भी बता रहे थे कि अभी कुछ समय यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। और ऐसा ही कुछ हमने देखा भी। कल 100 पॉइंट्स के रेंज में बाजार कारोबार कर रहा था। 19,500 के पास के भी लेवल्स हमने देखे, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते हमने देखा कि 19,400 का भी लेवल मार्केट ने तोड़ दिया है। और आज कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट, 19,300, 19,200, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये कुछ अहम सपोर्ट लेवल आज के लिए निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी भी थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, इस पर भी आप नजर रखिए। चलिए आगे हम रणनीति समझेंगे कि क्या करें, लेकिन हम उसके पहले समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। और ऐसे में अब ढेर सारे नतीजे भी आ रहे हैं एक एक करके, तो वो भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, सबसे पहले तो ये बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? जी बिल्कुल, कल बाजार होने के बाद जो अहम नंबर्स पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स HCL टेक और TCS के नतीजे थे। और देखा जाए तो TCS के जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे। और बात करें तो ओवरऑल मार्जिन्स में थोड़ी स्लाइट मिस आई थी। CC ग्रोथ लगभग 7% का था, लेकिन कमेंट्री जो थी वो कह रहे थे कि जो FY24 में जो है डील्स जो है उस पर डबल डिजिट ग्रोथ पे जो है सवाल उठ सकता है। और सेकेंड हाफ में जो है बेटर होगा कि फर्स्ट हाफ से, नहीं वो नहीं बता सकते, तो एक तरफ से अनसर्टेनिटी है। और HCL टेक के भी ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए और कमेंट्री भी जो गाइडेंस रखा है उन्होंने वो मेंटेन रखा है, चेंजेस नहीं देखने मिली हैं, तो उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। और उसके अलावा आनंद राठी ये भी फोकस में रहेगा, इनके अच्छे नंबर्स देखने मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये स्टॉक्स जो है खबरों वाले शेयर जो अपने अर्निंग स्पेसिफिक पे फोकस रहेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ अहम नंबर्स, TCS के नतीजे आए और उसके अलावा भी कुछ नंबर्स आए हैं जो शरद अभी हाईलाइट कर रहे थे। इस पर आज रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शरद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले मार्केट पर रणनीति एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं, आदित्य अग्रवाल फोन लाइन के जरिए। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इतना स्वदेश को। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? कल तो हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, लेकिन आज ग्लोबल संकेत भी कुछ पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। उसको देखते हुए क्या कुछ रणनीति आप ट्रेड के सेटअप आप देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट एक रेंज बाउंड हो रखा है पूजा। अगर हम बात करें तो ऊपर 19,500, नीचे 19,400 अगर हम देखें तो ये एक रेंज बन चुका है मार्केट में। अगर हम सस्टेन करते हैं और ट्रेड करते हैं 19,350 से नीचे आज, तब हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली देखने मिल रही। अगर वो नहीं होता है तो फिर वापस से मार्केट में हम अपसाइड मोमेंटम वापस बाइंग पैटर्न देख सकते हैं और 19,450 19,500 की तरफ मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि आज थर्सडे एक्सपायरी का दिन है, अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करें तो वहाँ से हमें बहुत कुछ इंडिकेशन मिलता है। और ऑप्शन डेटा करंटली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में पुट साइड पे काफी ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है 19,350 19,300 के आसपास, और कॉल साइड में 19,450 में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मुझे लग रहा है पूरा फ्लैटिश दे रह सकता है मार्केट की बात करें तो नीचे 19,350 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर 19,450 का रेजिस्टेंस रहेगा। इस बीच में मार्केट शायद ट्रेड करे और कहीं ना कहीं मार्केट 19,400 19,450 के आसपास हो सकता है एक्सपायर करे। ठीक है, तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? बैंकिंग स्टॉक्स में काफी एक अच्छा मोमेंटम था मिला। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,800 जो एक लेवल है वो अगर
उसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अच्छा बन सकता है यहाँ पे। उसके मद्देनजर पहले बैंकिंग स्टॉक में बाई रेकमेंड बाई सजेस्ट होगा। सीएसबी बैंक का चार्ट बहुत ही शानदार लग रहा है, ब्रेकआउट आया चार्ट से, वॉल्यूम के ऊपर बैक ब्रेकआउट है, तो सीएसबी बैंक में बाइंग करनी चाहिए। टारगेट 310 का रहेगा, स्टॉप लॉस 290 का लगा है। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा का, बहुत ही शानदार ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, उसमें बाइंग की सलाह दूंगा। टारगेट रहेगा 1165 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का। ठीक है, तो सन फार्मा में खरीदारी करके चलिए अगर फार्मा स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी था, और सीएसबी बैंक 310 के टारगेट के लिए खरीदारी करने का व्यू। थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब वापस चलते हैं शरद के पास खबरों वाले शेयर जानने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा एचडीएफसी बैंक फोकस में रहेगा, क्योंकि आज जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर डेट का रिकॉर्ड डेट है। और इसके अलावा जो है जेएसडब्ल्यू स्टील जो है रिप्लेस करेगा एचडीएफसी को सेंसेक्स में, और एलटीआई माइंट्री रिप्लेस करेगा एचडीएफसी को निफ्टी 50 इंडेक्स में। पतंजलि फूड्स का भी जो है प्रमोटर्स ने लगभग 9% स्टेक बेचेंगे ओएफएस द्वारा। और याद रखिए जो फ्लो प्राइस रखा है वो 1000 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 18% डिस्काउंट पे रिटेल निवेशकों के लिए जो है ये ओएफएस खुलेगा कल, यानी कि 14 जुलाई को। डेल्टा कॉर्प जो है स्टॉक में कल भारी गिरावट आई थी जीएसटी के काउंसिल के अनाउंसमेंट्स के बाद, और यहाँ पे जो है इक्वेरिस ने जो है लगभग 1% स्टेक की जो है बिकवाली भी की है। केमिकल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और बीएसएफ ग्लोबल जो बाहर की कंपनी है उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस और एबिट गाइडेंस दोनों को कट किया है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, केमिकल स्टॉक्स के लिए, भारत के लिए ये नेगेटिव है। ड्रीम फोकस में रहेगा, 300 नए लॉन्जेस आने वाले उनके नेटवर्क में, क्योंकि वो प्लाजा प्रीमियम के साथ करार किया। अब ये जो है लगभग 25% ज़्यादा अब उनके लाउंजेस के टच पॉइंट्स बढ़ जाएंगे करंट लेवल से। और याद रखिए अबैकस ग्रुप ने जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट में देखा गया कि अपनी थोड़ी स्टेक कम की है 3 बेसिस पॉइंट से, अब उनका स्टेक हो जाता है 1.79%। अब टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इम्पोज किया इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कुछ गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिकल्स में। हालांकि हमने एनालिस्ट से बात की तो कोई मेजर इम्पैक्ट जो है नहीं एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी का जो फ्रांस विजिट है आज स्टार्ट होने वाला है, 13 से 15 जुलाई तक ये रहेगा। और याद रखिए लगभग 90,000 करोड़ का डील का जो है साइनिंग का ओवरऑल एक्सपेक्टेड है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। स्मॉल कैप स्पेस से आशियाना हाउसिंग फोकस में रहेगा, यहाँ पे शेयर बायबैक की अप्रूवल आई है, लगभग 2% स्टेक जो है करेंगे और शेयर बायबैक, 55 करोड़ का ये टोटल साइज़ है। जो बायबैक प्राइस रखा है वो जो है लगभग आप कह सकते हैं 51% प्रीमियम पर है, और ये टेंडर ऑफर के जरिए होने वाला है। पीवीआर भी फोकस में रहेगा। कल शाम को जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई और उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि जो फूड एंड बेवरेजेस के प्राइजेस हैं उसमें जो है गिरावट देखने मिल सकती है, और इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी आ रहे हैं आपके मंडे टू थर्सडे के सेगमेंट में, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। प्रीमो केमिकल्स है तो सिर्फ 1550 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन यहाँ पे फ्रांस की एफआई सोसाइटी जनरल ने लगभग 2% स्टेक की जो एक्विजिशन की है। फार्मा स्पेस में भी बहुत न्यूज़ फ्लो आया है। डॉक्टर रेड्डीज में जो है उनको अथरेटिस ड्रग का जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। औरोबिंदो फार्मा को यूएसएफडीए अप्रूवल आया है किडनी ट्रीटमेंट ड्रग का। और वही Q1 अपडेट्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स के शानदार अपडेट्स आए हैं। सेल्स 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और कलेक्शंस में भी 28% का उछाल देखने मिला है। स्पाइसजेट में जो है फाउंडर्स जो प्रमोटर्स हैं वो 500 करोड़ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। अब ये फ्रेश इक्विटी से भी हो सकता है या डिवेंचर से भी हो सकता है। स्टेक की बात करें तो दीपक नाइट्राइट में LIC ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है, 5% से 7% हो गया है। टाटा कंज्यूमर में भी जो LIC ने अपनी स्टेक बढ़ाई है 5% से वो 7% हो गया है। और अग्रवाल इंडस्ट्रियल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पे इस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने जो है अपनी होल्डिंग को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। अब जो है उनका होल्डिंग हो जाता है 3.93%। और आखिर में मैं बात करूंगा लुपिन का। यहाँ पे उनको 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो उनकी जो है नागपुर की जो ओरल सॉलिड डोसेज फैसिलिटी है उस पर आई है। तो ओवरऑल बहुत सारा न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहा है, और अब जो है अर्निंग सीजन भी जो है अब इसमें गैदरिंग हो रहा है पेस, और आज जो है ऑफकोर्स बड़े निफ्टी अर्निंग्स भी आ रहे हैं। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी के लिए। तो काफ़ी सारे नतीजे हैं जो कि फोकस में रहेंगे, खबरों वाले शेयर्स का पूरा एनालिसिस अभी शरद ने आपके सामने रखा। एक बस की और विप्रो आज अपने नतीजे घोषित करेगा। नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा बताइए।
जी हाँ, विप्रो से भी काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है आफ्टर टीसीएस एंड एचसीएल टेक। ओवरऑल अगर हम कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो मैनेजमेंट ने ही खुद ने गाइड किया था कि उनका रेवेन्यू 1 से 3% तक फॉल हो सकता है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, और स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि इस क्वार्टर में हमने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली वीकर रहेगा। तो 2 से 3% तक का डिक्लाइन हम मान के चल रहे हैं इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। जो अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो वो $2,777 मिलियन के आसपास रहेगा। सर्विस रेवेन्यू की बात करें रुपी टर्म्स में तो 22,870 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, और मार्जिन बिकॉज टॉप लाइन काफ़ी लिमिटेड है तो मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा, इसलिए 15.9% का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगा, 3,040 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। इस क्वार्टर की बात करें तो डील विंस में भी काफ़ी अनाउंसमेंट नहीं आए हैं, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर शायद थोड़ा कम रहेगा डील विन मोमेंटम, तो वो हमें देखना पड़ेगा। प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है आगे चल के बीएफएसआई सेगमेंट को। ऑफ कोर्स विप्रो हमें यूजुअली क्वार्टरली गाइडेंस भी देता है, तो Q2 का गाइडेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक विप्रो का स्टॉक ने बाकी बड़ी कंपनी से थोड़ा बेहतर किया था क्योंकि बायबैक का सपोर्ट था, अब वो चला गया है तो इसलिए वीकनेस की एक्सपेक्टेशन है विप्रो से। ओके, थैंक यू अनीशा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो विप्रो से हल्के कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टेलीकॉम स्पेस के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि नया जियो भारत फ़ोन के पास काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है, और इनफैक्ट ये पॉजिटिव्स नेगेटिव से बढ़कर है। उनका लगता है कि जियो के पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है अपना सब्सक्राइबर मार्केट शेयर एक्सेलरेट करने के लिए, और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स की तरफ से भी इंक्रीज चर्न नज़र आएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिवाइस लॉक इन और स्टिकी सब्सक्राइबर बेस जो भारतीय एयरटेल के पास है ये कुछ नेगेटिव्स को ऑफसेट कर पाएगा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी हमारे रेडार पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट मॉडरेशन और हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ के चलते मजबूत Q1 नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। रेट साइकिल पीक आउट हो रहा है और इसी के चलते मार्जिन फ्रंट पर आउट परफॉर्मेंस शायद नज़र आ सकता है, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1725 प्रति शेयर का। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस भी फोकस में। CLSA का कहना है कि मजबूत प्रॉफिट्स की उम्मीद की जा रही है OMCs के लिए, और ये मेनली लोअर क्रूड प्राइसेस के चलते देख रहे हैं। रिलायंस की इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कमज़ोर ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस पार्टली ऑफसेट हो सकता है रिटेल और जियो के स्टेडी ग्रोथ से। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हायर वॉल्यूम्स भी कुछ गैस प्लेयर्स हैं उनको अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, हालांकि अपस्ट्रीम के अर्निंग्स डिक्लाइन एक्सपेक्ट होने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल रिटेल CGDs, IGL और MGL इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस है कि वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं गुजरात गैस को। और आखिर में हम फोकस करेंगे MCX पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि Q1 में ऑप्शन वॉल्यूम्स ने पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज किया है, मगर उन्होंने अपने EPS अनुमान को FY24 के लिए 79% तक घटाया है, मगर FY25 और 26 के लिए अपने अनुमान को 13 और 12% से बढ़ाया है रिस्पेक्टिवली। लो अर्निंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी के चलते उन्होंने स्टॉक को 25% डिस्काउंट मीन PE पर वैल्यू किया है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो अंडरवेट की राय उन्होंने बरकरार रखी है, मगर अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली बढ़ाया है, 1125 से बढ़ाकर 1270 पर कर दिया है। थैंक यू वामाक्षी ये अपडेट के लिए। अब आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, कल के CPI डेटा के बाद हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों ही शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग की रणनीति सजेस्ट करूंगा। गोल्ड में करीबन 59,000 के आसपास बाई किया जा सकता है 58,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और 59,500 का टारगेट होगा। सिमिलरली चांदी में भी एक अच्छा कल रैली हमें देखने मिला, और फॉलोअप रैली आज के सेशन में देखने मिल सकती है। मैं 73,000 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 72,400 के स्टॉप लॉस के साथ सितंबर फ्यूचर्स में, और अपसाइड में 74,200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है गोल्ड और सिल्वर पर राय। अमित, इसके अलावा क्रूड पर क्या रणनीति अपनाएं आज? जी, क्रूड में भी हमने
हालांकि कल काफी हैवी इन्वेंट्री बिल्डअप हेडलाइन क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में आते हुए देखा है, उसके बावजूद कुछ खासी गिरावट नहीं देखी है। इन जनरल कमोडिटीज में बाइंग मोमेंटम के चलते और साथ साथ जो सप्लाई कट हुआ है या होने की आशंका है ओपेक प्लस की तरफ से, ये एक सपोर्ट लेंड कर पा रहे हैं। मेरा मानना है 6150 के आसपास खरीदारी की जा सकती है 6350 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 6020 जो रिसेंट लोस थे तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। थैंक यू अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है कुछ रणनीति गोल्ड सिल्वर में खरीदारी और क्रूड में भी खरीदारी करने की राय। अब आते हैं कमोडिटी इक्विटी मार्केट की तरफ, और वहां पर जो टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो हम आपके सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। रेलिगेयर ने एनसीसी में खरीदारी की राय दी है, 146 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 130 का सुझा रहे हैं। और एनएमडीसी में भी खरीदारी करने की राय 117 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 108 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है गेल, खरीदारी करके चलिए 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 106 का। और इसके अलावा ईडीएसएल में भी खरीदारी करने की राय है, 128 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 112 का। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पीएल पिरामिड एंटरप्राइजेस, 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और बीएल भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 126 का ये सुझा रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज की, एसबीआई में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 610 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 580 का। और आदित्य बिरला कैपिटल में भी 200 के टारगेट के लिए आप यहां पर बाई कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 184 का। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रखे सभी के सभी में खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।